हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज फिर हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स और जीके का महा मैराथन, यानी कि फटाफट रिवीजन। तो चलिए अब आप लोग भी फटाफट जुड़ जाइए, आंसर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मंगलयान, यानी कि मंगलयान। कल मैं आपको चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 के बारे में बताई थी, तो इस मंगलयान के बारे में आज जानते हैं। तो देखिए मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये किया गया था 2013 ईस्वी में। मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया गया, 2013 ईस्वी में इसे प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद देखिए इसे किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। PSLV C-25 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि 2000 के नोट पे किसका चित्र बना हुआ है। तो ये जो 2000 का नोट है, इस 2000 के नोट पे भी मंगलयान का ही चित्र बना है। 2000 के नोट पे किसका चित्र बना है, तो ये मंगलयान का ही चित्र बना हुआ है 2000 के नोट पर। तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। इस पर एक मूवी बनी हुई है शायद, मिशन मंगल। तो ये मंगलयान एक बहुत बड़ा अभियान था कह लीजिए, जिसे कि पूरा किया गया। तो ये 2013 ईस्वी में। अब देखिए एक क्वेश्चन था IGMDP का संबंध किससे है। IGMDP का संबंध किससे है, तो सबसे पहले इसके अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो इसमें है द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड प्रोग्राम। अब साफ साफ इससे आपको पता चल रहा है कि इसका जो संबंध है ये मिसाइल से, यानी कि ये जो IGMDP रिलेटेड है ये मिसाइल से रिलेटेड है। और आपको पता है कि APJ अब्दुल कलाम द्वारा 1982-83 में मिसाइल को लॉन्च किया गया, यानी कि 5 मिसाइलें बनाएंगे, उनके द्वारा 5 मिसाइल को प्रक्षेपित किया गया। तो वो 5 मिसाइल को आपको याद रखना है, और यही जो अभियान था, यही मिसाइल प्रक्षेपित करने का, उसे ही हम IGMDP के नाम से जानते हैं। तो उस 5 मिसाइल को आपको याद रखना है। तो याद कैसे रखेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, आप पटना के नाम से उसे याद रखिएगा। पटना की ट्रिक है ये, यानी कि इससे हो गया पृथ्वी, P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग, और A से हो गया अग्नि। A से अग्नि। तो आपको ध्यान रखना है, पटना से याद रखना है उस 5 मिसाइल के नाम को। तो P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग और A से अग्नि। ये 5 मिसाइल को इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और इन्हें ही APJ अब्दुल कलाम को इसीलिए मिसाइल मैन के नाम से ही जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं APJ अब्दुल कलाम को। और आपको पता होगा कि APJ अब्दुल कलाम को 1981 ईस्वी में पद्म भूषण मिला था, यानी कि 1981 ईस्वी में इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लेटेस्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IGMDP। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये NG मिसाइल है क्या, यानी कि ये NG क्या है, इस NG का मतलब क्या है। तो देखिए आकाश NG मिसाइल जो है, तो इसमें इस NG का मतलब है न्यू जनरेशन। इस NG का क्या मतलब है, न्यू जनरेशन, यानी कि ऐसी मिसाइल है आकाश NG। आकाश पहले की जो मिसाइल थी उसका न्यू जनरेशन प्रक्षेपित किया गया है। और ये जो न्यू जनरेशन है, इसके बारे में कह लीजिए कि ये पावरफुल है, यानी कि पावरफुल है और मल्टीपल कह सकते हैं इसे, पावरफुल, या फिर इसे कह सकते हैं कि मल्टीपल मिसाइल, यानी कि अपने दुश्मनों को आसानी से स्कैन कर लेता है। मल्टीपल दुश्मन जो होते हैं, दुश्मन मिसाइल, उसे आसानी से मल्टीपल दुश्मन मिसाइल इसे स्कैन कर लेता है, इसे स्कैन करके उसे नष्ट कर देता है। ये एक तरह से एंटी मिसाइल है। ये कैसा मिसाइल है, तो ये एंटी मिसाइल है। आपको ध्यान में रखना है ये कैसा मिसाइल है, एंटी मिसाइल है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक वार करता है। जैसे कि ये जो 5 मिसाइल आपने देखा, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, सबकी अलग अलग विशेषता, यानी कि कोई सरफेस टू सरफेस, कोई सरफेस टू आकाश, कोई सरफेस टू वाटर। तो इसी तरह से ये जो NG मिसाइल है, आकाश NG मिसाइल है, ये कहाँ से कहाँ तक,
तो ये एयर टू सरफेस, एयर सरफेस टू एयर, जो कि आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा, आकाश यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा तक, सतह से हवा तक वार करने वाला ये मिसाइल है, सतह से हवा तक वार करने वाला ये मिसाइल है आकाश NG। और आपको भी पता होगा कि इसका कहाँ से प्रक्षेपण किया गया, तो ये किया गया उड़ीसा से, यानी कि उड़ीसा से चांदीपुर इलाके से इसका प्रक्षेपण किया गया। और आपको ये भी पता होगा कि व्हीलर द्वीप जो है वहाँ उसका नया नाम बदल कर दिया गया APJ अब्दुल कलाम। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, व्हीलर द्वीप का व्हीलर द्वीप का नया नाम बदल कर दिया गया APJ अब्दुल कलाम। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, यानी कि पानी में जो विटामिन घुलनशील है वो कौन कौन सा है। तो देखिए इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आप लोग कभी बोलते होंगे कोई भी सामान जब खराब हो जाता होगा, कोई भी काम नहीं बनता होगा, तो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो आप इसी ट्रिक से याद रखिएगा, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। यहाँ देखिए पानी तो आ ही रहा है, यानी पानी में घुलनशील, और भैंस, भैंस से निकल रहा है B और C, भैंस से क्या निकल रहा है B और C। तो आपको ध्यान में रखना है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो B और C है पानी में घुलनशील विटामिन। इसके अलावा देखिए कीड़ा, आप इस ट्रिक को, एक और ट्रिक को याद रखिए कि कीड़ा वसा में घुलता है, कीड़ा वसा में घुलता है। जैसे कि भैंस पानी में जा रहा था, उसी तरह से कीड़ा वसा में जा रहा है, यानी कि K से विटामिन K, E से विटामिन E, D से विटामिन D और A से विटामिन A। तो ये जो चारों विटामिन है K, E, D, A, ये किस में घुलनशील है, तो ये है वसा में घुलनशील। और जो विटामिन B और C है ये भैंस यानी कि पानी में घुलनशील है B और C। तो आपको ये दोनों याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, शिकागो किस झील के किनारे है, शिकागो किस झील के किनारे है। तो आपको याद रखना है कि ये मिशिगन झील के किनारे है, शिकागो जो है ये मिशिगन झील के किनारे है, मिशिगन झील के किनारे है। और आपको इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कौन है, यानी कि कहाँ है विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी। तो ये भी शिकागो में ही है, ये कहाँ है, शिकागो में ही है सबसे बड़ी मांस की मंडी, ये भी कहाँ है, तो ये शिकागो में है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे, आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है। अब देखिए संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चूँकि मैं आपको पहले भी बहुत सारे संविधान संशोधन करा दी थी और आपको पता भी होगा, जैसे कि फर्स्ट संविधान संशोधन ये कब कराया गया, तो जो फर्स्ट संविधान संशोधन था वो 1951 में कराया गया, फर्स्ट संविधान संशोधन, जिसमें कि भूमि सुधार पर बल दिया गया, जिसमें भूमि सुधार पर बल दिया गया और इसे 9वीं अनुसूची में डाला गया, 9वीं अनुसूची में डाला गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में। इसके अलावा मैं आपको और भी कराई थी, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसे लघु संविधान कहा जाता है, उसमें क्या क्या, तो ये सब कॉमन है, हम बार बार पढ़ लेते हैं। लेकिन आज जो मैं लाई हूँ ये थोड़ा हटके, थोड़ा आगे से मैं लेकर आई हूँ, तो इसे आप देखिएगा। तो ये 99वां संविधान संशोधन यानी कि 99th संविधान संशोधन ये कब हुआ, तो ये 2014 के एक्ट के तहत, 2014 के एक्ट के तहत कब किया गया, तो इसे 2015 में अनुसूचित किया गया, 2015 में अधिसूचित किया गया। और इसमें क्या था, ये इसमें क्या था कि न्यायालय, यानी कि उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय और 24 उच्च न्यायालय थे, उस समय 24 उच्च न्यायालय थे, तो उस 24 उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को वहाँ जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी उससे रिलेटेड ये संविधान संशोधन था। यानी 24 और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो थी, न्यायाधीश की नियुक्ति, उससे रिलेटेड ये संविधान संशोधन था। लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है कि एकमात्र वैसा संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, वो कौन सा था, तो वो था 99 संविधान संशोधन। तो इससे रिलेटेड आप ये बात याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजेक्ट एकमात्र संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजेक्ट
एकमात्र संविधान संशोधन था ये 99 संविधान संशोधन, और इसमें यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा एक संविधान संशोधन था जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये था 99 संविधान संशोधन। अब चलिए आगे देखिए, जो क्वेश्चन है वो है 100वां संविधान संशोधन, यानी कि ये कब किया गया, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। ये भी 2015 ईस्वी में 1 अगस्त 2015 ईस्वी को ये संविधान संशोधन किया गया। और इसमें क्या था कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि की गई, भारत और बांग्लादेश के बीच संधि से ये रिलेटेड था, भारत और बांग्लादेश के बीच संधि से रिलेटेड था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया। भारत ने बांग्लादेश को क्या दिया, 3 बीघा कॉरिडोर भूमि, 3 बीघा कॉरिडोर भूमि प्रदान किया, यानी कि बांग्लादेश वाले आओ आप लोग भी यहाँ घूमो, 3 बीघा ज़मीन ज़्यादा है, बहुत है, अच्छा आपके लिए घूमने के लिए, तो यही इसमें दिया गया। तो बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर भूमि दिया गया 100वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें कि वहाँ के लोगों को यहाँ नागरिकता भी प्रदान की गई। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए 101वां संविधान संशोधन, तो आपको पता होगा किसका संबंध किससे है, तो ये GST से रिलेटेड है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इससे रिलेटेड है 101वां संविधान संशोधन। इसे लागू कब किया गया, तो इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2017 ईस्वी को, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया। और इसे लागू करने वाला फर्स्ट राज्य कौन था, तो आपसे ये भी पूछा जाता है, तो फर्स्ट राज्य असम था, असम था फर्स्ट राज्य। और असम के बारे में मैं आपको बार बार बताती हूँ कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सिंह के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन इसमें ध्यान में रखना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए 102वां संविधान संशोधन में क्या है, तो 102वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ, तो ये हुआ 2018 ईस्वी में। ये कब हुआ, 2018 ईस्वी में। और इसमें क्या था कि ओबीसी के लिए, ओबीसी जो हमारे होते हैं उनके लिए संवैधानिक आयोग का निर्माण किया गया, यानी कि उसे संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया, ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। कब, तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में। उसके बाद देखिए 103वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या कहा गया, तो इसमें EWS जो होते हैं, EWS जो होते हैं, इन EWS को 10% आरक्षण दिया गया, इस EWS को 10% आरक्षण दिया गया 103वां संविधान संशोधन के तहत। अब देखिए 104वां संविधान संशोधन में क्या है, तो इसमें जो SC ST होते हैं, इसमें जो SC ST होते हैं उन्हें लोकसभा में 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, यानी कि उनकी जो सीट होती थी लोकसभा में, उन्हें सीट लोकसभा में इसे 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। यानी आपको ध्यान रखना है कि SC ST से रिलेटेड जो संविधान संशोधन है वो 104वां संविधान संशोधन है। और अभी तक 1950 से लेकर, यानी 1951 में जो फर्स्ट हुआ और संविधान लागू 1950 को हुआ था, तो उस समय से लेकर अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो ये 104वां संविधान संशोधन, यानी 104वां तक संविधान संशोधन हो चुका है उस समय से अभी तक। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए अमेरिका के विदेश मंत्री कौन बने, तो आपको पता है कि हाल ही में जनवरी में अमेरिका में अलग अलग मंत्री पद पर, यानी केंद्रीय मंत्री पद पर अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया। तो उसी में से राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो देखिए अमेरिका के जो विदेश मंत्री बने, तो इसमें सीनेट ने किसे दी, सबसे ज़्यादा मत प्रदान किया, किसके पक्ष में सीनेट ने वोट दिया, तो वो थे एंटोनी ब्लिंकेन। आपको इनका नाम याद रखना है, एंटोनी ब्लिंकेन थे, जिसे कि अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में पदभार दिया गया। और ये पहले उप विदेश मंत्री रह चुके थे ओबामा के टाइम में। आपको पता था कि ओबामा जब राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा, तो उनके टाइम में ये उप विदेश मंत्री रह चुके हैं। ओबामा की एक पुस्तक है द प्रॉमिस लैंड, आपको ये भी ध्यान रखना है, ओबामा की पुस्तक है द प्रॉमिस लैंड। मैं यहाँ लिख देती हूँ द प्रॉमिस लैंड, उनकी एक बुक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, फेमस है। तो देखिए एंटोनी ब्लिंकेन जो है ये अमेरिका के विदेश मंत्री के पद पे रहे और उप विदेश मंत्री थे ये ओबामा के टाइम में। और भारत के प्रति जो इनका रुख था ये सकारात्मक था। भारत के प्रति इनका कैसा रुख था, तो ये सकारात्मक रवैया था इनका, सकारात्मक रुख था भारत के प्रति। अब देखिए अमेरिका की जो सीनेट है, अमेरिका में जो सीनेट है उसे विश्व का सबसे मजबूत अपर हाउस कहा जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है सीनेट के बारे में कि विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग सीनेट हाउस है, अपर हाउस, विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग अपर हाउस है ये
सीनेट। और इसमें अगर पूछा जाए सीट की संख्या कितनी है, तो चूंकि आपको पता है कि अमेरिका में टोटल 50 प्रांत है और 50 प्रांत से 2-2 सीटें इसमें आई हैं, यानी कि टोटल 100 सीट है सीनेट में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सीनेट में कितने सीट है? 100 सीट है। और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और 46 नंबर राष्ट्रपति जो बाइडेन, 49 नंबर राष्ट्रपति कमला हैरिस, और इन दोनों को 2020 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। 2020 में कौन सा अवार्ड दिया गया? जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। या ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ईस्वी में किसे दिया गया? तो ग्रेटा थनबर्ग को, स्वीडन की जो थी एक बच्ची, उसे दिया गया था। जलवायु पे उन्होंने बात की थी इसके लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है इसमें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की? आप लोग आंसर कीजिएगा, बताइएगा कि रक्त समूह की खोज किसने की। तो ये की कार्ल लैंडर स्टीनर ने। कार्ल लैंडर स्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे, स्टीनर, इन्हीं के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। इन्होंने 4 प्रकार के रक्त समूह की खोज की, जिसमें कि O, A, O और AB, ये 4 प्रकार के रक्त समूह की खोज की गई, जिसमें कि O निगेटिव और ये AB पॉजिटिव। और ये इस O निगेटिव को कहा जाता है सर्वदाता ब्लड जो होता है, यानी कि ये सबको ब्लड दे सकता है। सर्वदाता, इसके लिए मिलना जरूरी नहीं कि हाँ इसका ब्लड इससे मिल रहा है तभी वो उसको ब्लड देगा, तो नहीं। ये जो O निगेटिव ये सर्वदाता, और ये जो AB पॉजिटिव होता है ये सर्वग्राही। ये कैसा होता है? तो ये सर्वग्राही ब्लड होता है, यानी कि ये किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है, चाहे वो AB हो या ना हो, AB पॉजिटिव हो या ना हो। और ये O निगेटिव सर्वदाता, इसमें पता है बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि वो डायरेक्ट O पॉजिटिव को टिक कर देते हैं कि O पॉजिटिव सर्वदाता, लेकिन नहीं, O निगेटिव है सर्वदाता। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि O निगेटिव सर्वदाता रक्त समूह है। और रक्त ब्लड का pH मान कितना होता है? ब्लड का pH मान तो ये होता है 7.4। आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बताई थी कि 7 उदासीन का होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा जो होता है यानी 7+ जो होता है वो क्षार होता है। तो इसीलिए अगर आप ब्लड का स्वाद देखेंगे तो वो कड़वा लगता है, ब्लड स्वाद में कड़वा होता है, यानी कि ये क्षार होता है। 7.4 इसका pH मान है। और ब्लड क्या होता है कि एक तरल संयोजी उत्तक, ब्लड को कनेक्टिविटी टिश्यू भी कहते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। कनेक्टिविटी टिश्यू कहते हैं, यानी कि तरल संयोजी उत्तक होता है ब्लड। तरल संयोजी उत्तक इसमें 2 प्रकार के पार्ट में बटा होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक कार्पसल्स जिसे कहते हैं, जिसमें वाइट ब्लड कार्पसल्स, WBC, RBC और प्लेटलेट्स ये सब होते हैं। तो मैं आपको बताई थी इसके बारे में डिटेल से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कार्ल लैंडर स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है, जिसमें O निगेटिव इसमें पता है मैं कंफ्यूज हो जाती थी हमेशा कि O निगेटिव सर्वदाता है या फिर AB पॉजिटिव सर्वदाता है। तो इसमें आपको एक चीज़ आप एक ट्रिक से ध्यान में रख सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ देखिए एक लेटर है, यहाँ सिर्फ O है और यहाँ 2 लेटर है, इसका मतलब कि बड़ा AB हुआ और ये O छोटा हुआ। तो मैं ध्यान में रखती थी कि O छोटा है, छोटा होकर भी ये दे रहा है। सर्वदाता का मतलब देखो तो ये कितना अच्छा है, छोटा होकर दे रहा है और ये बड़ा होकर ले रहा है। तो ऐसे अगर आप ध्यान में रखिएगा कि O छोटा है लेकिन ये देने का काम करता है, तो आपको याद रहेगा। अब देखिए विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? तो ये 2 थे, हॉपकिंस और फंक। हॉपकिंस और फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई। आपको ध्यान में रखना है, हॉपकिंस और फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई। उसके बाद देखिए पोलियो की खोज किसके द्वारा की गई? तो पोलियो की खोज जो की गई ये की गई साल्क के द्वारा। पोलियो की खोज किसके द्वारा की गई? पोलियो की खोज साल्क के द्वारा की गई, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए चेचक की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये जो चेचक की खोज थी ये एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक की खोज की गई। एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक की खोज की गई। अब देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग में स्मारक पार्क की आधारशिला रखी थी? क्योंकि आपको पता है कि जलियांवाला बाग में हाल ही में जनवरी के मंथ में ही स्मारक बनाने के लिए आधारशिला रखी गई थी। तो ये किसके द्वारा रखी गई? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री? ये पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये आधारशिला रखी गई। तो जलियांवाला बाग में इन्होंने अमृत आनंद पार्क बनाने की आधारशिला रखी। अमृत आनंद पार्क, इस पार्क का नाम क्या रखा गया? अमृत आनंद पार्क।
इसमें आधारशिला रखी गई जलियांवाला बाग बनाने की, यानी कि एक तरह से ये पर्यटन स्थल हो जाएगा जहाँ के लोग आएंगे, उसके बारे में देखेंगे, जलियांवाला बाग के बारे में जानेंगे। तो इसीलिए अमृत आनंद पार्क। अगर अभी प्रेजेंट में पंजाब के सीएम कौन है, तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको ये भी ध्यान में रखना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है सीएम है पंजाब के। इसके अलावा देखिए, मैं आपको जलियांवाला बाग कांड के बारे में बहुत डिटेल से पहले भी बताई थी, आज भी रिपीट कर देती हूँ कि ये जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चूँकि आपको पता है कि 1919 में रॉलेट एक्ट कानून भारत में आया था। भारत में 1919 में रॉलेट एक्ट कानून आया था, जिसके तहत कि क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसे क्या कहते थे, बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहते थे। इसे काला कानून भी कहा गया, क्योंकि इसमें बिना किसी वारंट के, बिना किसी आधार के, बस संदेह के आधार पे इसे गिरफ्तार कर लिया जाता था किसी भी व्यक्ति को। तो उसी में जो दो क्रांतिकारी थे, सैफुद्दीन और किचलू, दो जो क्रांतिकारी थे, सैफुद्दीन और किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में की शांति सभा हो रही थी। यानी जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक शांति सभा हो रही थी। बैसाखी के दिन एक शांति सभा हो रही थी। और इसी दिन जनरल डायर जो थे, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, यानी कि उन निहत्थों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। उसमें बाग के अंदर एक कुआं भी था, जिसमें कि छलांग लगा कर भी बहुत लोग मारे गए। बाकी अंग्रेज की गोलियों से भी हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और उस समय अगर वायसराय की बात की जाए तो वायसराय कौन थे उस टाइम में, तो ये थे चैम्सफोर्ड। मैंने आपको वायसराय वाले टॉपिक में सारा डिटेल से बताया है, और इसे भी ध्यान में रखें कि चैम्सफोर्ड था उस समय वहाँ का वायसराय, यानी कि हमारे देश का वायसराय था। तो यही जो कांड हुआ, तो इसके बाद जनरल डायर के ऊपर एक इसकी जांच करने के लिए, यानी कि जलियांवाला बाग रियल में ये कांड हुआ या नहीं, इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बैठाया गया, जिसे आप याद रखिएगा हंटर आयोग बैठाया गया। और इस हंटर आयोग ने जांच में जनरल डायर को बरी कर दिया, यानी कि इसने कोई कांड नहीं किया, ऐसा कह दिया गया इस आयोग में। उसके बाद देखिए, इसमें से एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे डेविड मैरून, इंग्लैंड के एक थे डेविड मैरून। उसने कहा कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो शर्मसार करने वाली घटना है। उसने ऐसा कहा कि शर्मसार करने वाली घटना है। ये इंग्लैंड के ही थे और उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन कहने के बावजूद भी उन्होंने देश से माफ़ी नहीं मांगी, यानी कि हमारे जो लोग थे उनसे हमारे देश से माफ़ी नहीं मांगी। तो आपको ये कथन याद रखना है, कभी कभी कथन से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसने कहा था कि जलियांवाला बाग कांड जो है ये शर्मसार करने वाली घटना है। इसके अलावा इसी जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार से। अब चूंकि आप देखें कि हंटर आयोग बैठाया गया था जनरल डायर पर जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए, लेकिन अब देखिए एक हंटर समिति का संबंध है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं क्वेश्चन दोनों एक साथ लेकर आई। तो हंटर समिति का संबंध अगर पूछा जाए तो इसका संबंध है शिक्षा से। हंटर समिति का संबंध किससे है? हंटर समिति का संबंध है शिक्षा से। आरटीई कानून कब लाया गया था? राइट टू एजुकेशन, बताइएगा आप लोग 2009 ईस्वी में। और आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कब लगाया गया? तो 2005 ईस्वी में। इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए किस देश के पीएम ग्यूसेप कॉन्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये किस देश के पीएम है? ग्यूसेप कॉन्ते, जिसने कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये इटली के पीएम थे, जिसने कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब ये क्यों दिया इस्तीफा? देखिए ये भी लेटेस्ट का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस्तीफा दे दिया अल्पमत के कारण, यानी कि इनकी सरकार गिर गई। सरकार जो थी गठबंधन की सरकार थी और वो गठबंधन की सरकार जो टूट गई। गठबंधन की सरकार क्या हो गई? ये टूट गई गठबंधन की सरकार। और इसी में सरकार जो है ये इटली के ग्यूसेप कॉन्ते ये अल्पमत में आ गए हैं, जिसके कारण कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर भारत की बात करें दल बदल से रिलेटेड, चूंकि आपको पता है कि सरकार का जो गठबंधन होता है ये कब टूटता है? जबकि कुछ लोग जो होते हैं
हैं, जो सरकार के पक्ष में होते हैं, वो अपने दल को बदलकर दूसरे पक्ष में चले जाते हैं। तो वही इनके साथ भी हुआ। और भारत में इसी दल बदल पर रोक लगाने के लिए 52वां संविधान संशोधन लाया गया था राजीव गांधी के समय में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था राजीव गांधी के शासनकाल में, जिसमें कि गठबंधन के जो नियम थे, यानी कि कहा जा सकता है कि गठबंधन के जो नियम थे, दल बदल के जो नियम थे, उस पर रोक लगाया गया। दल बदल के नियम पे इसी 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। अब देखिए, अगर इटली की राजधानी की बात करें तो इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि रोम किस नदी के किनारे है, तो रोम टाइबर नदी के किनारे है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि इटली की गंगा किसे कहते हैं, इटली की गंगा, तो ये कहते हैं पो नदी को। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। अगर क्लीन नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी 480 कर लीजिएगा, वैसे तो क्लीन दिख रहा होगा, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। तो अब देखिए, इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। इसके अलावा लंदन की भी गंगा आती है एग्जाम में, लंदन की गंगा किसे कहते हैं, तो लंदन की गंगा टेम्स नदी को कहते हैं, टेम्स नदी को, और लंदन इसके किनारे ही बसा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। और आपको पता है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, तो ये है सिसिली द्वीप, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, माउंट वेसुवियस और एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। माउंट वेसुवियस और एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये भी इटली में ही स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। और आपको पता है कि इस बार जो 2020 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, 2020 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला वो किसे मिला, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, इसे मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई, 1961 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी रोम यानी कि इटली में ही है। तो आपको ये सारी चीज़ें इटली के बारे में जो मैंने आपको बताई है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। बाकी 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, जिसका मुख्यालय की रोम इटली में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ इट ब्लिट्स के लेखक कौन है। इफ इट ब्लिट्स के लेखक कौन है, तो देखिए भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है ये कहते हैं स्ट्राम्बोली को, स्ट्राम्बोली को कहते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक देखिए क्वेश्चन है, इफ इट ब्लिट्स के लेखक कौन है। एक पुस्तक है इफ इट ब्लिट्स, इसके लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बाकी मैंने यहाँ पर आज आपको 22 क्वेश्चन कराया। इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना और ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो चलिए, अभी पैंडेमिक के टाइम में घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खुद का और खुद के परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।